हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेशन में। चैप्टर में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है डाइजेशन, यानी कि पाचन। और पाचन आपने शुरू कर लिया है। अभी तक आपने बात की है कि मुख में पाचन हुआ है, और उसमें आपने सलाइवा यानी कि जो आपका लार होता है उसके फंक्शंस आपने देखे हैं। दांत यानी कि टीथ आपके उसने फंक्शंस देखे हैं, और जो टंग यानी कि जीभ आती है उसके आपने फंक्शन देखे हैं। अब मुंह में जितना पाचन होना था वो हो गया है। जैसे आपने कहा, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक जो पाचन है वो यहाँ पर हो जाता है लार के द्वारा। लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन यहाँ पर पूरा कर देता, आंशिक पाचन यहाँ पर कर देता है। अब यहाँ पर जब आप खाना अच्छे से चबा लेते हैं, अब बात आती है यहाँ पे आप खाना निगलते हैं, यानी कि मुंह के बाद अब खाना कहाँ जाएगा? आपके पाचन तंत्र के दूसरे भाग में, या आपके एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में जाता है। वो क्या, कौन सा पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है आपको उसको देखना होगा, और ये आपने देखना है कि मुख के बाद, माउथ के बाद आपने कौन सा पार्ट वहाँ पे बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसीलिए आपको सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बना करके दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और इसमें अभी तक हमने बात की है पाचन के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में। तो एक एक करके आप रिवाइज कर लेंगे। प्रीवियस जो हमारे टॉपिक आते हैं उनमें आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझी हैं। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आया था वो आपका क्या है? माउथ है, यानी कि आपका मुख है। ठीक है, जब आपने कहा कि जब आपने क्या किया है, अंतर्ग्रहण किया है और आपने माउथ में डाइजेशन पढ़ा है, तो क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर समझी हैं? आपने बक्कल कैविटी देखी कि बक्कल कैविटी क्या होती है। टीथ यानी कि दांत के कार्य आपने देखे हैं। टंग यानी कि जीभ के कार्य आपने देखे हैं। सलाइवा यानी कि लार के कार्य आपने देखे हैं। अब नंबर वन जो हमने क्या कर रखा है, पार्ट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं कि पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? माउथ है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? आपने कहा सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास पार्ट आता है दैट इज फूड पाइप, जिसे आप इसोफेगस भी कहते हैं, या जिसे आप क्या कहते हैं? भोजन नली कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, तो आपने कहा कि दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है? जब आपने खाना अच्छे से चबा लिया है, अब आप खाने को निगलेंगे, और जब आप खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तब जो आपका भोजन जाता है वो कहाँ जाएगा? आपके भोजन नली में जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि भोजन नली में क्या होता है। जो आपने कहा, जैसे गर्दन में हमने कहा जो टच करते हैं हम, तो वो आपकी भोजन नली नहीं होती, वो आपकी क्या होती है? वायु नली, जिससे आप क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। आपकी वायु नली के पीछे ही आपकी भोजन नली होती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे जो नली होती है वो होती है भोजन नली। अब इसमें क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भोजन नली या फूड पाइप या इसोफेगस, ये सभी इसी के नाम है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि भोजन को आपके मुंह से आपके कहाँ पहुंचाना? आपके पेट या स्टमक या आमाशय। पेट हम साधारण भाषा में कहते हैं, वैसे क्या होता है? आमाशय या स्टमक होता है। ठीक है, तो आपके भोजन को कहाँ पहुंचाना? यहाँ पे आपने कहा आपके स्टमक में या आपके आमाशय तक पहुंचाना। तो भोजन नली का काम, हमने क्या बोला कि पाचन यहाँ पे नहीं होगा भोजन का, बस भोजन आपके मुंह से आपके पेट में पहुंचाया जाता है इस नली के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि कैसे पहुंचाया जाता है। भोजन नली में क्या होता है, एक यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है, गति होती है। उस गति को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट में होता क्या है? आपने कहा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन? आपने कहा भोजन नली सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फैलती यानी रिलैक्स होती है, फिर सिकुड़ेगी, फिर रिलैक्स होगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर रिलैक्स होगी। रिलैक्स का मतलब है कि जैसे पाइप है, आप पाइप में, आपने कहा कि पाइप पहले सिकुड़ जाता है, फिर रिलैक्स अपनी जो नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जैसे आपने मुट्ठी बंद की, तो आपने अपने हाथ को क्या कर दिया है? सिकोड़ दिया है। फिर आपने मुट्ठी खोल दी है, तो आपने हाथ को रिलैक्स कर दिया है। कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर फूड पाइप में, यानी कि फूड पाइप में संकुचन होगा, ठीक है, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और फिर भोजन नली क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसमें वापस आ जाएगी। और ये प्रोसेस जब आप खाना निगलते हैं तो चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है, जो भोजन है वो धीरे धीरे करके नीचे जाता है भोजन नली से।
अब आप सोचेंगे हम तो जब भोजन को निगलते हैं तो भोजन तो अपने आप नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपके फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है और तब यहाँ पे भोजन क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, इससे पहले प्रीवियस जो टॉपिक है आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, टंग तक आप पढ़ चुके हैं, हम भोजन नली पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये आपकी क्या है, पूरी भोजन नली है। तो भोजन नली में कुछ इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो वैसे नॉर्मल जो भोजन नली है वो कैसे होती है, ऐसे होती है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो इसका शेप ऐसे हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कहा जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये भोजन है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये पिचकेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भोजन नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। फिर आपने कहा कि अब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा तो भोजन फिर नीचे की ओर जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये आपको फूड दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्या है, भोजन है। अब आपने कहा भोजन जब जब भोजन नली क्या होती है, यहाँ पे संकुचित होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर आपने कहा ये पिचकती है, तो ये भोजन को नीचे की ओर क्या करती है, यहाँ पर धकेलती है। तो ये सेम वैसा है जैसे हम बहुत सारे हमारे डेली लाइफ की ऐसी चीजें होती है जिनमें हम ऐसी जो प्रोसेस है वो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सॉस का डब्बा आपने देखा है, जो केचप होता है या जो सॉस होता है आपका, उसे आप क्या करते हैं, जब आप डब्बे को पिचकाते हैं तो जो सॉस है वो बाहर निकलती है। वैसा ही होता है यहाँ पे भोजन नली में, कि भोजन नली जो है वो यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है या वो पिचकती है, तो भोजन नीचे की ओर खिसकता चला जाता है और एट लास्ट जो भोजन है वो आपके आमाशय यानी कि आपके स्टमक में आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो पढ़ ले, हमने क्या कहा है, सबसे पहले तो हमने ये कहा है कि भोजन नली में पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये कही कि भोजन नली का काम क्या है, यहाँ पर भोजन को अपने मुख से कहाँ लेके जाना, आपके स्टमक तक पहुंचाना। आपने कहा कि जो यहाँ पर भोजन नली में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। ये नाम याद रखना है, ध्यान रखिए। इस नाम से क्वेश्चन आता है कि जो भोजन नली है उसमें किस प्रकार की मूवमेंट चलती है या किस प्रकार की गति उसमें होती है, आप कहेंगे उसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। आपसे पूछा गया कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में क्या होता है, आपने कहा कि जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाने को निगलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि संकुचन। और संकुचन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, रिलैक्सेशन यानी कि अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहेंगे। तो पढ़ लें, आपने कहा इट इज यानी कि फूड पाइप इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो भोजन नली है वो ट्यूब जैसी संरचना है। विच कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक, ये क्या करती है, मुंह को पेट से जोड़ती है, यानी कि मुंह और पेट के बीच का जो स्थान है वो हमारी क्या है, फूड पाइप या भोजन नली है। एंड रन अलोंग नेक एंड चेस्ट, और आपने कहा गर्दन और छाती के साथ साथ चलती है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारे वायु नली के पीछे होती है। इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, आपने कहा ये थोड़ा सा या आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। कौन, भोजन नली। ठीक है, food is pushed downward by a wave-like movement of the wall of food pipe as a result of alternate contraction and relaxation। आपने कहा संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार में एक लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, यानी कि इस आंदोलन को, या इस गति को हम क्या कहेंगे, इसे गति लिखेंगे, इस गति को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फूड पाइप में आपने किसी प्रकार से पाचन नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये कहा है कि भोजन आपके मुंह से आपके कहाँ गया है, स्टमक में गया है। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है स्टमक, हम उसके बारे में बात करेंगे, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। उससे पहले आप लोग देख लेंगे कि भोजन नली में जो यहाँ पे मूवमेंट है, जो गति है, वो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार रीड करके नोट कर लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्टमक में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस इमेज में आपको स्टमक का डायग्राम दिख रहा है जो कि जे शेप्ड का होता है। आपको पूछा जाता है कि जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, उसका शेप कैसा होता है, जे शेप्ड का यहाँ पर होता है। ठीक है, आपके स्टमक में यहाँ पर जो पाचन होगा वो मेनली प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपके स्टमक में कुछ पाचक रस यहाँ पर निकलते हैं जिनके बारे में यहाँ पे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आपने कहा द चर्निंग ऑफ फूड इनटू स्टमक टेक्स प्लेस फॉर 3 आवर्स। आपने कहा जब खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो खाना जो होता है वो गोल गोल घूमता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चर्निंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं और टाइम क्या बता रखा है कि 3 घंटे तक ये जो चर्निंग की प्रोसेस है ये चलती रहती है। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट। आपने कहा भोजन आपने चबाया, उसके बाद भोजन आपके स्टमक में जाता है और भोजन जब वहाँ पे चर्निंग होती है, भोजन वहाँ पे गोल गोल घूमता है, चर्निंग होती है तो भोजन और छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और अब आपके पास भोजन सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया। सेमी सॉलिड का मतलब है कि अब सॉलिड नहीं है वो, ठीक है, लेकिन लिक्विड भी नहीं है। सेमी सॉलिड नहीं, अर्ध ठोस अवस्था में एक पेस्ट आपके पास बन जाता है। पेस्ट का मतलब होता है थिक पेस्ट जो आपके पास बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secrete mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस। अब आपने कहा कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें कुछ चीजें निकलती हैं। एक का नाम है म्यूकस, आप नोट करते रहेंगे साथ साथ में, म्यूकस है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कुछ पाचक रस यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम इनके फंक्शन देखेंगे एक एक करके, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फिर हमने कहा द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट the lining of stomach from the action of hydrochloric acid. The secretion of hydrochloric acid makes the medium acidic inside the stomach. It kills the harmful bacteria present in the food and also helps in the digestion of protein in the stomach. The partially digested food which moves from stomach to small intestine is called chyme. ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। हमने बोला है जो स्टमक है, स्टमक से कुछ चीजें निकलती हैं। एक का नाम है म्यूकस, एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ पाचक रस यहाँ पर निकलते हैं। इनके फंक्शंस एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये है आपका स्टमक। आपके स्टमक में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें क्या होती हैं, सिक्रीट होती है, कुछ चीजें यहाँ से क्या हो रही हैं, श्रावित हो रही हैं इस प्रकार से। क्या क्या नाम हमने उनके बोले हैं, हमने कहा एक तो है म्यूकस, और एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप कह सकते हैं। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट में लिखते हैं HCl। ये आप ध्यान रखेंगे अब से। अगर मैंने HCl बोला इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हम फंक्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले प्रोटीन के पाचन में सहायता देता है। क्या देगा ये, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकल रहा है, आपके स्टमक यानी कि आपके पेट से यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, पहला काम है। दूसरा काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा दूसरा काम है यहाँ पर माध्यम को अम्लीय बनाना।
माध्यम को अम्लीय बनाना यानी कि माध्यम अलग अलग होते हैं। जब पाचन होते तो आपके मुंह में अलग पीएच होता है। पीएच बताता है अम्लीय या क्षारीय या लवणीय यानी या उदासीन गुण को यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम मतलब कि यहाँ पर जब पाचन होता है तो अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। आप दो माध्यम को भी याद रखेंगे। आपने कहा जैसे कि कुछ जो खट्टी चीजें होती हैं, अभी आप सिर्फ इतना रखिए, इनके फीचर्स के बेसिस पे आप इन्हें ध्यान में रखिए। फिर जब आप 9th-10th में जाएंगे तब आपके पास केमिस्ट्री में आते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि आपके पास आते हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तब आप इन चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। अम्लीय जो चीजें होती हैं वो खट्टी होती हैं, जैसे खट्टे फल, उनमें क्या होता है आपने कहा जो खट्टे फल होते हैं, हमने कहा आप कह सकते हैं कि अम्लीय होते हैं, क्योंकि अम्ल का जो नेचर है वो क्या होता है यहाँ पे खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का जो नेचर होता है वो खट्टा होता है। क्षार जो हमने बोला वो तीखे होते हैं, क्षार का जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे तीखे होते हैं, और जो लवणीय होते हैं वो नमकीन होते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, वहाँ पर पाचन के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे कि पाचन आसानी से हो सके। तीसरा काम क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आपने कहा जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जब हमारे खाने में हमने क्या किया, हो सकता है कि हमने ऐसा भोजन ग्रहण किया है कि जिससे हमारे भोजन में हानिकारक जीवाणु यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन यहाँ पर कि हमारे खाने में जब हानिकारक जीवाणु आते हैं, हानिकारक जीवाणु का मतलब होता है कि ये हमें बीमार कर सकते हैं। तो जब हमारे भोजन में ये हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो आपने देखा कितने सारे काम हो गए। पाचन के साथ साथ आपने कहा कि यहाँ पे पाचन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, पाचन आसानी से हो इसलिए माध्यम को अम्लीय बना देता है, और हानिकारक जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में एंटर करते हैं, तो उन्हें किल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब म्यूकस आते, तो म्यूकस के क्या काम यहाँ पर होते हैं? आपने कहा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम देखेंगे, जब आप जैसे आप कभी लैब में जाएंगे तो वहां पर भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो नहीं है जो हमारा स्टमक या हमारा पेट बना रहा है, उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में निकल रहा है वो नेचुरली या फिर आपने कहा स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पीते हैं, वो हमारे पेट से स्वतः ही खुद से निकलता है। ऐसा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर भी बनाया जाता है, लैबोरेटरीज में बनाया जाता है, और इन्हें बॉटल्स में रखा जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसी की त्वचा पे पड़ता है तो त्वचा को पूरा जला सकता है। इतना हानिकारक या इतना हानिकारक नहीं कहेंगे, हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इतना स्ट्रांग होता है कि वो त्वचा पे पड़ने के बाद वो त्वचा को जला सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो हमारे पेट को नहीं जला रहा है? आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग होता है, और कि हमारे पेट को ना जलाए इसके लिए यहाँ पे क्या निकलता है, म्यूकस। तो म्यूकस यहाँ पे पूरा लाइनिंग बना लेते हैं इस प्रकार से। ऐसे जो म्यूकस है वो पूरी क्या कर लेती है, यहाँ पे परत बना लेती है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो पेट है, हमारा जो स्टमक है या हमारा जो आमाशय है, उसकी दीवारों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए कौन यहाँ पर होता है, म्यूकस। तो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होने वाले नुकसान से यहाँ पर क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो स्टमक में हमने क्या बात की है, एक तो हमने बोला कि स्टमक में हो रहा है प्रोटीन का पाचन, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें कौन बचाता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता है, तो आपने कहा क्योंकि म्यूकस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी कि जब आपने बात की थी कि डाइजेशन जब माउथ में हो रहा है, मुख में हो रहा है, तो उस टाइम पे पाचन किसका हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन का भी आंशिक पाचन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो जब हम मुख की बात कर रहे थे तब आपने कहा कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हुआ है। जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि यहाँ पे प्रोटीन का भी आंशिक पाचन हुआ है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि आंशिक मतलब होता है
आधा पाचन, ठीक है। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे। तो अब आप सोचेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन कब होता है? कंप्लीट डाइजेशन होगा आपके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपके स्टमक के बाद आता है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ें देखिए कि स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है। जल्दी से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए और उसमें से नेक्स्ट पार्ट को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो इमेज में हमारे पास थर्ड जो पार्ट आया है, पहला तो माउथ है, सेकेंड हमने कहा यहाँ पर फूड पाइप है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास आता है वो है अमाशय, और जो फोर्थ पार्ट आपने देखा होगा वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आपका आएगा वो आएगा छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ करके आएंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर डाइजेशन हमारे आमाशय में कैसे होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। तो आप लोग एक बार घर से पढ़ करके आएंगे छोटी आंत में जो पाचन है वो कैसे होता है। छोटी आंत में पाचन पूरा यहाँ पर हो जाता है, और आप थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे छोटी आंत को, उसकी लेंथ कितनी होती है, यहाँ पर पाचन के बाद अवशोषण कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम छोटी आंत में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।